हेलो दोस्तों, ये वाली वीडियो मेरे उन स्पेशल मेरे दोस्तों के लिए है जो बच्चे इस बार मई 25 का अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, चाहे वो बच्चा सीए फाइनल का हो चाहे सीए इंटर का हो। इस वीडियो के अंदर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस चल रहे होंगे इस वक्त, वो सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। यार इस फेज से मैं पर्सनली निकला हुआ हूँ। मैं सीए इंटर में एक बार फेल हुआ था और एक बार सीए फाइनल में भी फेल हुआ था। तो मैंने जैसे ही मैं फेल हुआ था मैंने कुछ चीज़ें करी थी जिसकी वजह से मैं उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था। ठीक है, तो वो सारी आपको मैं स्ट्रैटेजी इसमें डिस्कस करूंगा, प्लस आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी तो वो भी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो पहली बात तो जो भी बच्चे फेल हुए, जो भी बच्चे इस अटेम्प्ट के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से पास नहीं हो पाए, तो उनके दिमाग में पहली बात तो ये चल रही होगी कि सर हमारे बस की नहीं है सीए, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने आप को मना भी चुके होंगे कि यार मैं सीए नहीं करूँगा, या कुछ बच्चे होंगे कि वो बहुत ही अभी तक उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी होगी और बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे अपनी पढ़ाई को लेके। तो पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बता दूँ कि सीए एग्ज़ाम के अंदर जो है ना, आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि यार मेरे अंदर कोई कमी है इसलिए मैं पास नहीं हो पा रहा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। कमी सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाती है कि हमारी स्ट्रैटेजी में कमी रह जाती है, या फिर हमें पता नहीं होता कि यार हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये जो छोटी छोटी कमियां, इसकी वजह से बंदा फेल होता है। मैक्सिमम बच्चे बहुत मेहनत करके ही अपना एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे फेल हुए हैं उनको सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए? उनको सबसे पहले उनकी जो मार्कशीट है उसको ध्यान से एनालाइज करना चाहिए कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। ठीक है, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 50 नंबर से ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है ना, तो आप मान के चलिए आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई भी गलती नहीं करी, आपने उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है। बस आपकी थोड़ी सी उस सब्जेक्ट के अंदर या तो प्रैक्टिस की कमी रह गई या फिर रिवीजन की कमी रह गई, जिसकी वजह से आपके 10 से 12 नंबर उस सब्जेक्ट में कम आए हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअली आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब जिस सब्जेक्ट के अंदर आपके 40 से कम आए हैं या 42 to 45 आए हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपने वो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा था। उस सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ छोड़ के तो नहीं गए। आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस आपने अच्छे से करे थे, आपने मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से दिया था उस सब्जेक्ट का। आपको ये सब एनालाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप ये सब एनालाइज करोगे तो आपको एक पेपर पे अपनी गलतियां लिखनी है कि यार इस अटेम्प्ट में इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने ये कमियां करी थी। ठीक है, और अब की बार जब मैं दोबारा से इस सब्जेक्ट की तैयारी करूंगा तो मैं इन कमियों को अपनी ठीक करूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जो कि ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है। बच्चा जब फर्स्ट रिवीजन करता है, सेकंड रिवीजन करता है, वो नोट्स नहीं बनाता अपने। ठीक है, वो सोचता है मैं सब कुछ दोबारा से रिवाइज करूंगा, लेकिन जैसे ही जब एग्जाम के अंदर एक दिन में पूरा सिलेबस करना होता है तो उसको आफत आ जाती है कि मैं इतना बड़ा सिलेबस एक दिन में कैसे रिवाइज करूं, क्योंकि उसने कभी भी उस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए, कभी भी क्रिस्प उसने अपनी मेमोरी टेक्निक्स नहीं बनाई और कभी भी उसने मार्क नहीं किया। हर क्वेश्चन की समरी नहीं बनाई, जो भी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। इस वजह से वो एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कभी भी मॉक टेस्ट पेपर नहीं देते एग्जाम से पहले, तो जब वो एग्जाम में जाते हैं उनके लिए जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है, वो बिल्कुल नया होता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर तो उनके इसी चीज़ की वजह से कट जाते हैं, क्योंकि उनको अभी राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं आती कि पेपर में एग्जाम में हमें आंसर कैसे लिखना है। तो ये जो होती है छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो ऑलमोस्ट हर बच्चा अपने सीए फाइनल या सीए इंटर एग्जाम्स में कर रहा होता है। तो सर अब हमें दोबारा से तैयारी शुरू करने से पहले ना कुछ स्टेप वाइज हमें चीज़ें सोचनी पड़ेगी, तभी हमें अपनी अब तैयारी करनी चाहिए। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप्स देने चाहिए अपने सितंबर अटेम्प्ट में, क्योंकि ये भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा। तो यार सबसे पहले जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपको एनालाइज करना है अपना रिजल्ट। एनालाइज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने रीज़न ढूंढने हैं कि सर मैं क्यों फेल हुआ। कहीं ना कहीं मन में 90% बच्चों को ये पता होगा कि यार मेरी गलती थी, इस वजह से मैं फेल हुआ हूँ। ठीक है ना, चाहे हम बाहर वालों को, अपने पेरेंट्स को बोल दें यार सीए बहुत टफ है, हमारे
आईसीआई ने हमारे बिना बात की मार्क्स काट लिए, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि यार हमने ये गलती करी थी, हमारी तैयारी में ये कमी थी, इसलिए हम फेल हुए हैं। तो सर अपने आप को कभी झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना। अपने आप को जो भी रीजन लगता है वो आप उसको पेन पेपर लेके अपनी कॉपी पे लिखोगे और अपने आप से वादा करोगे कि वो वाले रीजन को मैं अपने इस वाले अटेम्प्ट में अब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि आपके कम नंबर क्यों आए। उसके देखो 3-4 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है कि आप एग्जाम से पहले जो है पूरा रिवाइज नहीं कर पाते, या आपने पूरा ढंग से सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया होता। आप 60 to 70% सिलेबस या ए कैटेगरी सिलेबस करके जाते हैं। तो पहला तो रीजन ये होता है। सर दूसरा रीजन क्या होता है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है? जैसे आपका एफएम है, आपका एडवांस अकाउंट्स है, आपका एएफएम है सीए फाइनल में, बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद उसका आंसर पढ़ते हैं। वो लिख के ही नहीं देखते एग्जाम से पहले कि हमें एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, आंसर लिखना पड़ेगा। वो हर प्रैक्टिकल एग्जाम को एकदम थ्योरी की तरह मतलब पढ़ने शुरू कर देते हैं। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर पढ़ेंगे, और उनके दिमाग में ये चलता रहेगा नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है हमारा हो गया। उनके ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। वो सोचते हैं नेक्स्ट रिवीजन में मैं थोड़ा बहुत लिख के देख लूंगा, लेकिन वो एग्जाम से पहले तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ ही रहे होते हैं। वो एक भी क्वेश्चन हाथ से पूरे फॉर्मेट के साथ करके ही नहीं देखते। उससे क्या होता है, जब वो एग्जाम में जाते हैं, एक तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, दूसरा उनको पैटर्न ही समझ में नहीं आता कि हमें लिखना कैसे आंसर, ठीक है। तो इस वजह से वो अपना पेपर कंप्लीट भी नहीं कर पाते और पेपर ढंग से कर भी नहीं पाते। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं। देन लैक ऑफ रिटेंशन, जो कि हर थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम बच्चों को फेस होता है कि सर हमने पढ़ा तो सब कुछ था, हमने ऑडिट सब कुछ याद किया था, हमने लॉ सब कुछ याद किया था, हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब कुछ याद किया था, लेकिन हमें पेपर में सर याद नहीं आया, हमें समझ नहीं आया कि केस स्टडी के अंदर आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका एक ही इलाज है कि आपको रेपिटेटिव रिवीजन करनी पड़ेगी। रेपिटेटिव रिवीजन में आपसे कैसे कहता हूं कि मान लीजिए आपके एग्जाम से पहले आपके पास अब 1.5 महीना बचा हुआ है, ठीक है। अब 1.5 महीने के अंदर सर आप क्या करोगे? आपके पास ऑडिट भी है, आपके पास लॉ भी है, सीए इंटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आप एक चैप्टर उठाओगे ऑडिट का और शुरू के सुबह के 2 घंटे जो है उस चैप्टर को या तो आप समझने पे लगाओगे या उसको याद करने पे लगाओगे, अगर आपने उसकी कोचिंग ले ली है तो, ठीक है। आपने उसको समझने पे और याद करने पे लगाए 2 घंटे। अब आप शाम को सोने से पहले जो आपने 2 घंटे में पढ़ा उसको आप आधे से पौने घंटे में रात को रिवाइज करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन जब आप उठोगे तो आप दोबारा से जब 2 घंटे लगाओगे कोई एक नया टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। अब रात को आप 1 घंटा लगाओगे, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था उसको भी रिवाइज करोगे और जो आपने आज पढ़ा उसको भी रिवाइज करोगे, ठीक है। ऐसे करके कम से कम आप 4 से 5 दिन तक जो जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको क्यूमुलेटिवली आपको रिवाइज करना पड़ेगा रात को, चाहे उसमें आपको 1 घंटा लगे चाहे आपको 1.5 घंटा लगे, ठीक है। और 4-5 दिन के बाद जब आप रिवाइज कर लोगे तो आपके वो वाले जो टॉपिक्स हैं जिसको आप 3-4 बार रिवाइज कर चुके वो आपके पक्के होते चले जाएंगे। तो आपको ऐसे क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी होती है, तभी जाके आपके दिमाग में रिटेन रहती है चीजें, वरना बंदा भूल जाता है। तो चाहे आप थ्योरी 70% करके जाओ इस तरीके से, लेकिन वो जो 70% होगी वो इतनी ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगी कि आपका एग्जाम पास करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, आज थ्योरी का एक चैप्टर उठाया, उसको 2 दिन तक करते रहे, फिर सेकंड चैप्टर उठा लिया, फिर थर्ड चैप्टर उठा लिया, ऐसे करके पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, बीच में कभी रिवाइज ही नहीं किया। फिर उसके बाद कोई और सब्जेक्ट पढ़ने लग गए, फिर उसके बाद दोबारा ऑडिट उठाया तो जो हमने पीछे पढ़ा था वो सारी मेहनत बर्बाद, क्योंकि अब हमें कुछ भी उसका याद ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत गलत है। अगर आपके पास 2 महीने हैं तो मैं ये नहीं कह रहा आप ऑडिट को एक दिन में 6 घंटे पढ़ो, एक दिन के अंदर आप 2.5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन क्यूमुलेटिवली आपको 2 महीने हर जो भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट होता है उसको टाइम देना ही पड़ेगा। यह बात मान के चलो, चाहे एक सब्जेक्ट चाहे लॉ चाहे ऑडिट एक साथ आप चलाओ ही चलाओ अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान। तो थ्योरी का तो सर मैंने आपको ये बता दिया। और कुछ सर अदर रीजंस हो सकते हैं। अदर रीजंस क्या हो सकते हैं कि सर मेरा फोकस नहीं था, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, या कुछ घर की परेशानियां हो जाती हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं होती, जिनकी वजह से मैं फेल हुआ। तो सर आपको बिल्कुल भी फिर तो अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना और आपको दोबारा से अपनी पढ़ाई पे लग जाना है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि आपको अपने आप को एनालाइज करना है। देखो सर, बिना एनालाइज करे आप प्लीज दोबारा से पढ़ने मत बैठो, चाहे आप 2 दिन लेट पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन अपने आप को अपने दिल से पूछो कि मैं क्यों फेल हुआ, वो रीजंस लिखो
हर सब्जेक्ट को एनालाइज करो, मेरी कहाँ क्या गलती थी, उसी के बाद आप सेकेंड टाइम अब पढ़ने बैठो। ठीक है सर, चलिए तो अब चलते हैं सर हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ, जिसमें है हमारा मेक डिसीजन। अब सर आपको डिसीजन लेना है कि सर हम सिंगल ग्रुप दें या अब हम बोथ ग्रुप दें। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने केसेस डिवाइड कर दिए हैं, और ये जो केसेस हैं इसके अंदर 99% बच्चे फॉल कर रहे होंगे। ठीक है, बल्कि 100% बच्चों के साथ ही यही केसेस में से कोई ना कोई बच्चा फॉल कर रहा होगा। तो जो आपके लिए एप्लीकेबल केस है, आप उतना पोर्शन को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर लेना, अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो सर पहला केस क्या होगा, जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए और दोनों के अंदर बच्चे फेल हो गए। ठीक है ना, ये होगा। तो अब इन बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि सर हम दोनों ग्रुप अब दोबारा से दें या एक ग्रुप दें। ठीक है ना, ये बहुत कॉमन सबके दिमाग में चलता है, जो भी बच्चा दोनों ग्रुप देता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको शुरू के अंदर ये डिसाइड नहीं करना कि आपको दोनों ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देना है। आपको पहले 15 दिन, ठीक है, आपको फर्स्ट 15 डेज के अंदर अपने आप को सिर्फ एक ग्रुप जिसके अंदर आपके अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है ना, जो आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उसकी तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, अपने आप को एनालाइज करो कि मेरा स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है दोनों में से, और एक ग्रुप की तैयारी शुरू करो। शुरू के 15 दिन आपको सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी करनी है। अब वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि आप 5 दिन एक सब्जेक्ट को देना चाहते हो, एक हफ्ता एक सब्जेक्ट को देना चाहते हो, या पूरे के पूरे 15 दिन एक सब्जेक्ट को देना चाहते हो, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 50 दिन ही बचे हैं, तो इस 15 दिन के अंदर जो एंड कंक्लूजन निकलेगा, अगर उस कंक्लूजन में आपके उस 3 पेपरों में से 2 पेपरों की तैयारी हो गई, आपको लगता है सर मेरी 2 पेपरों की तैयारी अच्छे से हो गई है, मेरी एक रिवीजन कंप्लीट हो गई है, और आपने मॉक टेस्ट पेपर देके देखा है उन एक एक सब्जेक्ट का, और आपके 50 नंबर आ रहे हैं अगर उन मॉक टेस्ट के अंदर, तो आप दोनों ग्रुप दोगे। सर दोबारा से एक बार समझते हैं, आपने 15 दिन के अंदर अपनी तैयारी करनी है। 2 सब्जेक्ट के अंदर आप जो भी तैयारी करो उसमें एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लो, उस 2 सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से तैयारी करके एक एक मॉक टेस्ट पेपर दो जब आपकी वो तैयारी कंप्लीट हो जाए। अगर उस मॉक टेस्ट में आपके उस सब्जेक्ट में 50 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उस 15 दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए हैं। अब आपके पास लगभग 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है ना, और आपने पहले से तैयारी भी करी हुई है दोनों ग्रुप्स की, तो अब एक आपका ग्रुप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगले 15 दिन के अंदर जो बाकी के एक और ग्रुप है उसकी भी तैयारी करो, और फिर लास्ट के 15 दिन के अंदर आधे टाइम में दोनों ग्रुप्स की आप रिवीजन प्लान कर सकते हो। तो आप दोनों ग्रुप फिर दोबारा से दे सकते हो। लेकिन अगर आप शुरू के 15 दिन के अंदर देखते हो कि यार मेरा 2 सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार नहीं हो पाए एक ग्रुप के, तो फिर सर आप प्लीज दोनों ग्रुप मत देना, फिर आप एक ही ग्रुप दो और उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है सर, ये आई थिंक आपको अच्छे से हेल्प करेगा अपनी डिसीजन लेने में कि मैं दोनों ग्रुप दूं या एक ग्रुप दूं। चलिए, अब उसके बाद, और सर ये प्लीज कर लेना, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन करते हैं कि नहीं नहीं यार मैं दोनों ही दे दूंगा, अभी एक ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छा लगता है इस ग्रुप का, ये उठा लेता हूं, और दूसरे ग्रुप का मेरे को ये वाला सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं ये वाला उठा लेता हूं, और वो इस चीज के अंदर ना दोनों ग्रुप के अंदर ही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो प्लीज आप एक बारी में एक ग्रुप पहले अच्छे से करो, फिर दूसरे ग्रुप को उठाओ। ठीक है, चलिए अब दूसरा ग्रुप क्या होगा, दूसरा केस होगा जिसमें मैक्सिमम बच्चे फॉल कर रहे होंगे कि उन्होंने सिंगल ग्रुप दिया, या तो वो पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर फेल हो गए, या किसी एक सब्जेक्ट में उनकी एग्जामिशन आ गई। ठीक है, अब इनको भी डाउट होगा कि कुछ बच्चों ने क्या कर रखा होगा कि दोनों ग्रुप सोच रहे होंगे कि मतलब दूसरा ग्रुप देना ही था उनको सितंबर में, और वो सोच रहे होंगे मैं एक ग्रुप में पास हो जाऊंगा, बट अब वो उस ग्रुप के अंदर फेल हो गए। अब वो सोच रहे हैं यार मैं दोनों ग्रुप दूं या मैं वही वाला ग्रुप दोबारा से दे दूं। तो इसके अंदर आपको दोबारा से क्या करना है, ये ध्यान से समझना। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, ये समझना है कि आपका जो दूसरा ग्रुप है जो आप देने की सोच रहे थे सितंबर में, उसकी आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई। ठीक है, अगर आपकी उस ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई, मतलब 5-7 दिन अगर बचे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको भी 20-25 दिन लगेंगे उसकी क्लासेस कंप्लीट करने में, तो आपको सर वो वाला ग्रुप नहीं देना चाहिए। जिस ग्रुप में आप फेल हुए हो, आप सिर्फ उसी की तैयारी करो 1.5 घंटा 1.5 महीना, और फिर आप वही वाला ग्रुप दोबारा से दो। ठीक है, लेकिन अगर आप की क्लासेस कंप्लीट हो गई है, तो अब आपको दोबारा से वही स्ट्रैटेजी करनी है जो मैंने आपको केस 1 में बताया कि आपको एक ग्रुप एटलीस्ट उठाना है, और उसका 15 दिन तक आपको 2 सब्जेक्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अगर वो 2 सब्जेक्ट के अंदर आप जब एमटीपी दोगे प्रिपेयर करने के बाद और आपके 50 से ज्यादा नंबर आते हैं, तो फिर आप दोनों ग्रुप दो, और अगर आपके 50 से कम नंबर आते हैं, यानी कि आपके वो 2 सब्जेक्ट्स अभी ढंग से प्रिपेयर नहीं है, तो फिर आप प्लीज एक ही ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे लिख भी दी है, और ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर भी कर दूंगा आपको ये वाला। ठीक है, चलिए अब एक केस 3 क्या हो सकता है,
कि बच्चे ने एक सिंगल ग्रुप दिया और उसके 2 में एग्जाम्शन आ गई, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आई थिंक उसको तो बिल्कुल भी हताश होना ही नहीं चाहिए, वो अपने आप को पास ही माने और वो अपना सेकंड ग्रुप की तैयारी करे और एक पेपर जो रह गया उसकी वो तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आप अपना माइंड मेकअप कैसे करें। प्लस मैं आपको एक और चीज़ दिल से कहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना। मैं जब फेल हुआ था, मैं सर 3 दिन तक बहुत परेशान था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सीए फाइनल में तो मैंने ये सोचा था कि अब मैं सीए की तैयारी करूंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे भी जो मेंटोर्स हैं उन्होंने समझाया कि भाई तेरे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी होगी जरूर जिसकी वजह से तू फेल हुआ है। तेरे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, तू हार्ड वर्किंग है, तेरा दिमाग भी अच्छा खासा चलता है, बट कुछ ना कुछ जो कमियां तेरी रह गई वो तू एक बार ढंग से उसको काम कर उसके ऊपर और दोबारा दे, तू पक्का पास हो जाएगा। तो यही मैं आपको एक तरह से आपके दोस्त होने के नाते समझाऊंगा कि प्लीज़ कोई कुछ भी बोले, चाहे आपके जितना मर्जी अटेम्प्ट लगाओ, अगर आप एक बार अपने दिल से पूछोगे कि यार मैं फेल क्यों हो रहा हूँ और आप उस पर मेहनत करोगे। अगर आपका थ्योरी वीक है तो आप डेली बेसिस पे थ्योरी पढ़ो, अगर आपका प्रैक्टिकल वीक है तो आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा मेहनत करो, आप पक्का पास हो जाओगे इस बार सितंबर के अंदर, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो सर ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय दोस्तों।